प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी और बड़े प्रसन्नता के साथ पढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। हम भी कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं और शुरुआत में हम ऐसे प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं जो कि रचनाओं से संबंधित हैं और वो रचनाएं जो हिंदी साहित्य में मिलती जुलती हैं। कुछ का नाम मिलता जुलता है और कुछ का नाम समान है। तो चलिए दोस्तों जुड़ जाइएगा और पढ़ाई में जुट जाइएगा। सोचना क्या है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अंधा कुआं, और ये है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। दोस्तों अंधा कुआं नाम की रचना है, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। नाट्य विधा की ये रचना है और रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है। ठीक है जी, याद हो गया होगा। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। चलिए, अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक, और ये प्रसिद्ध नाटक है और इससे संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये काव्य नाटक है और इसकी पहले रचना रेडियो रूपक के रूप में की गई थी। और एक है अंधी गली। अंधी गली उपेंद्रनाथ अशक का एकांकी है। तो तीन नामों के बारे में कल भी हमने डिस्कस में जिक्र किया था कि कौन कौन से मिलते जुलते नाम हैं। तो अंधा युग, अंधी गली और साथ ही साथ एक नाम और है, इसको हमने पढ़ा है। एक बार पुनः देख लीजिएगा आप आराम से। बिल्कुल, अंधा युग और अंधा कुआ लक्ष्मी नारायण लाल नाटक, अंधा युग धर्मवीर भारती नाटक, और इसके साथ ही अंधी गली उपेंद्रनाथ अशक का एकांकी है। ठीक है, अगली रचना देखते हैं। अंधेरे का दीपक, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। अंधेरे का दीपक है वो हरिवंश राय बच्चन की क्या है? कविता का नाम है। मिलते जुलते नाम है, देखिएगा। हरिवंश राय बच्चन की कविता का नाम। और अंधेरे बंद कमरे, ये मोहन राकेश का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे है मोहन राकेश का क्या है? उपन्यास है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और अंधेरे में, और ये मुक्ति बोध की कविता है। अंधेरे में, अंधेरे में जो है वो मुक्तिबोध की लंबी कविता मानी जाती है और मुक्तिबोध की कविताओं में सबसे प्रसिद्ध कविता भी है। एक ग्रंथ के रूप में ये आई। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की ये कविता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है और हिंदी में इनकी पहली कहानी माना जाता है। ठीक है, और इसका प्रकाशन भी 1916 में हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और इसी नाम की जो दूसरी रचना है पंच परमेश्वर, रांगे राघव की कहानी है। दोनों कहानियां हैं। एक पंच परमेश्वर है वो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, इनकी प्रेमचंद की। हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी। और ये पंच परमेश्वर रांगे राघव की कहानी है। और यहाँ दो भाइयों की कहानी है, बड़े भाई और छोटे भाई, और उनके आधार को लेकर के और इस कहानी का निर्माण किया गया है। आप ध्यान से देखिएगा कि पंच परमेश्वर नाम की दो कहानियां हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दोनों ही बराबर की प्रसिद्ध है, ये देखिएगा। और दोनों ही पाठ्यक्रम में चलती है, ये भी रोचक बात है। पंचवटी मैथिली चंद्र गुप्त जी का काव्य है, यानी काव्य संग्रह है पंचवटी, मैथिली चंद्र गुप्त जी का काव्य संग्रह जिसके बारे में हम परिचित हैं। और पंचवटी प्रसंग ये निराला जी की काव्य रचना है।
पंचवटी मैथिली सन गुप्त जी की रचना है, और पंचवटी प्रसंग है वो निराला जी की काव्य रचना है। ठीक है जी, नाम थोड़ा सा अंतर है। बंद दरवाजा सुमंगल प्रकाश की रचना है। बंद दरवाजा वो सुमंगल प्रकाश की रचना है। लेकिन दरवाजा, दरवाजा नाम मिलता जुलता है, तो पंकज बिष्ट की रचना है। बंद दरवाजा देखा हमने ऊपर, नीचे है लेकिन दरवाजा, और ये पंकज बिष्ट की रचना है। अगला है दूसरा दरवाजा, और ये दरवाजे के नाम से तीसरी रचना हम देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण लाल की ये रचना है, दूसरा दरवाजा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी की रचना है, जिसको हम कई बार पढ़ते हैं, प्रमुख रचना के रूप में जानी जाती है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना। और दूसरी है भरतेश्वर बाहुबली छोर रास, ये ब्रजसेन सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली छोर रास, और ये ब्रजसेन सूरी की रचना है। ठीक है, कितना अंतर है, एक छोर शब्द का अंतर है। कई जगह भरतेश्वर बाहुबली छोर लिखा हुआ मिलेगा आपको, और कई जगह भरतेश्वर बाहुबली छोर रास लिखा हुआ मिलेगा। मुक्तिपथ देखिएगा, इस नाम की रचनाएं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुक्तिपथ उदय शंकर भट्ट का नाटक है। तो मुक्तिपथ किसका नाटक है, पहला नाटक देखिएगा, मुक्तिपथ उदय शंकर भट्ट का नाटक है। ठीक है, याद थोड़ा सा स्मृति में रख लेना। चलिए, मुक्तिपथ इलाचंद्र जोशी का उपन्यास, और दूसरी मुक्तिपथ नाम की रचना वो इलाचंद्र जोशी का क्या है, उपन्यास। ठीक है, मुक्तिपथ ऊपर हमने एक रचना देखी, वो नाटक था, ये मुक्तिपथ है इलाचंद्र जोशी का उपन्यास। ठीक है जी, और मुक्तिपथ अभय मौर्य का उपन्यास भी। मुक्तिपथ नाम के दो उपन्यास, एक इलाचंद्र जोशी का और एक अभय मौर्य का, दोनों ही उपन्यास हैं। और तीसरी जो रचना मुक्तिपथ नाम से है वो नाटक है। चलिए, और मुक्ति पर्व है, मुक्ति पर्व है वो मोहनदास नेमिश्रा की का उपन्यास। मोहनदास नेमिशारण्य भी बोलते हैं इनको, नेमिश्राय भी बोलते हैं, तो उपन्यास है। अगला है मुक्ति प्रसंग। मुक्ति प्रसंग है वो राजकमल चौधरी का काव्य संग्रह। मुक्ति प्रसंग है वो राजकमल चौधरी का काव्य संग्रह। ठीक है, चलिए, नव भक्तमाल ये राधाचंद्र गोस्वामी की रचना है। देखिएगा, नव भक्तमाल, भक्तमाल तो रचना प्रसिद्ध है ही है, नव और जोड़ दिया। ठीक है, राधाचंद्र गोस्वामी की रचना है। फिर है उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। पर हमने नव भक्तमाल देखा, अब नीचे देख रहे हैं उत्तरार्ध भक्तमाल, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे भक्तमाल ये नावादास की रचना, इसके बारे में हम परिचित रहते हैं, और ऊपर वाली दो रचनाओं से परिचित नहीं होते। और भक्त नामावली ये दुर्गादास की रचना है। तो चारों रचनाएं एकदम से मिलती जुलती है। ठीक है जी, भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। अब देखिए, अब यहां पर आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। एकदम समान नाम की रचना मिलेगी आपको। युगधारा नागार्जुन की रचना है, और युगधारा सोहनलाल द्विवेदी की। और दोनों ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। सोहनलाल द्विवेदी भी प्रसिद्ध रचनाकार हैं, और नागार्जुन भी प्रसिद्ध रचनाकार हैं, और दोनों की रचना का नाम युगधारा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सोहनलाल द्विवेदी की रचना का नाम भी युगधारा, और नागार्जुन की रचना का नाम भी युगधारा। कल हम इस पर डिस्कस कर रहे थे पेपर वेट। पेपर वेट गिरिराज किशोर की का कहानी है।
संग्रह। पेपरवेट गिरिराज किशोर का कहानी संग्रह। सही है या गलत देखना। और नीचे चलते हैं, और भी कुछ मिलेगा। पेपरवेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और पेपरवेट रमेश उपाध्याय का नाटक। अब आप देख लीजिए, यानी इस प्रश्न पर हम कल डिस्कस कर रहे थे पेपरवेट पर। तो पेपर, ये हम कंफ्यूज होते हैं। और हम क्या कंफ्यूज होते हैं, किताबें हमें कंफ्यूज करती हैं। किताबों में नाटक की जगह जगह कहानी वाला लिख देते हैं, और कहानी की जगह नाटक वाला लिख देते हैं। और इस, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि पेपर वेट है, इसका मतलब पेपर वेट है, इसका मतलब कोई नाम होगा, कहानी है या उपन्यास है, इनके बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। तो कल इन पर डिस्कस हुई थी, दोनों पर। नीली झील कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी है। आपने पढ़ा है, कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है, नीली झील। और आगे देखते हैं। नीली झील धर्मवीर भारती का एकांकी। दोनों का नाम क्या है, एक है, और दोनों ही प्रसिद्ध लेखक हैं, ये बात देखिएगा। नीली झील धर्मवीर भारती का एकांकी है और कमलेश्वर की भी रचना है। ठीक है जी। एक पति के नोट्स, ये मिलती जुलती रचनाएं, समान नाम नहीं है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का उपन्यास। एक पति के नोट्स किनका उपन्यास है, महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। ठीक है, चलिए। एक पत्नी के नोट्स, ऊपर अपनी रचना थी एक पति के नोट्स, अब आ गया एक पत्नी के नोट्स, और ये ममता कालिया का उपन्यास है। दोनों रचनाएं देख लीजिएगा, ऊपर वाली रचना और इस रचना में देखिएगा कितने समानता है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, और यहां पर पति के स्थान पर पत्नी हो गया, और एक पत्नी के नोट्स और ममता कालिया का उपन्यास है। दोनों ही उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कस्बे के नोट्स, ये मोस्ट रचना है जिसको आपने नहीं पढ़ा है। एक कस्बे के नोट्स, और ये नीलेश रघुवंशी की रचना है। एक कस्बे के नोट्स नाम की नीलेश रघुवंशी की रचना है और उपन्यास है। ठीक है जी, ये उपन्यास विधा की रचना है। ये बात समझ में, थोड़ा सा ब्रेक के साथ रोक दिया मैंने ताकि याद रह जाए। और एकलव्य के नोट्स, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु। और अगली रचना अपनी है पेरिस के नोट्स। पेरिस के नोट्स डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना का है। पेरिस के नोट्स डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है, पेरिस के नोट्स। ठीक है जी। और प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है, उसके रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। ये लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पेंगलम। ठीक है, प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है, लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पेंगलम। और वहीं हम देखते हैं आगे बढ़कर, प्राकृत पेंगलम की टीका ये लिखी है वंशीधर ने। वंशीधर और लक्ष्मीधर दोनों में समानता मिलती है। प्राकृत पेंगलम की टीका है वह वंशीधर ने लिखी है, और प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है वो लक्ष्मीधर ने लिखा है। देखिए कितनी समानता है। अब देखिएगा, पिता ज्ञानरंजन की कहानी है। पिता ज्ञानरंजन की कहानी है।
ठीक है जी। और पिता महीप सिंह की कहानी, पिता नाम की ज्ञानरंजन की कहानी है, तो पिता नाम की महीप सिंह की भी क्या है, कहानी है। ज्ञानरंजन और महीप सिंह दोनों की क्या है, पिता नाम की कहानी है। ठीक है। और पिता धीरेन्द्र अस्थाना की भी कहानी है। ज्ञानरंजन, महीप सिंह, धीरेन्द्र धीरेन्द्र अस्थाना, तीनों की कहानी का नाम क्या है, पिता है। कहानी एक, नाम एक, और लेखक अलग अलग, यानी तीनों की विधायी कहानी है, नाम पिता और लेखक अलग अलग। चलिए, केवल पिता और ये सेवाराम यात्री की कहानी, केवल पिता। अब कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न का अगर उत्तर हमें नहीं आता है तो हम काफी उलझ जाते हैं। पिता दर पिता, ये रमेश बख्शी की कहानी। पिता दर पिता है वो किसकी कहानी है, रमेश बख्शी की कहानी, है ना रोचक बात। चलिए, अगला है रेती के फूल, और ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है जी, आपके सामने। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। चलिए, फूल ही फूल देखते हैं। और शिरीष के फूल, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शिरीष के फूल भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। और कमल के फूल, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल की रचना का नाम है। जूही के फूल राजकुमार वर्मा की रचना है, जूही के फूल। और जूही की कली निराला की रचना है। जूही के फूल राजकुमार वर्मा की रचना है, और जूही की कली निराला की रचना है। गुलाब के फूल उषा प्रियवंदा की रचना है। गुलाब के फूल उषा प्रियवंदा की क्या है, रचना है। और नीम के फूल गिरिराज किशोर की रचना है। तो नीम के फूल किसकी रचना है, गिरिराज किशोर की रचना है। और खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। खादी के फूल किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। अगला है जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी की रचना का नाम है। जंगल के फूल किसकी रचना है, राजेंद्र अवस्थी की रचना है जंगल के फूल। और दुपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया की रचना है। दुर्गेश नंदिनी डालमिया की रचना है दोपहरिया के फूल। ठीक है जी। और चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चिता के फूल, चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। श्यामल के फूल मार्कंडे की रचना है, यानी श्यामल के फूल रचना की बात आए तो मार्कंडे की रचना है। और सुबह के फूल महीप सिंह की रचना है। सुबह के फूल किसकी रचना है, महीप सिंह की। और रक्त के फूल, ये योगेश कुमार की रचना है। रक्त के फूल योगेश कुमार की रचना है। और फूलों का गुच्छा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। और फूलों का कुर्ता, ये यशपाल की प्रसिद्ध रचना है। फूलों का कुर्ता यशपाल की अति प्रसिद्ध रचना है। ठीक है जी।
और रश्मि महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। रश्मि है वो महादेवी वर्मा का क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक है जी। और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह। रश्मि रथी वो किन का काव्य संग्रह है, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह। अगला है विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का क्या है, निबंध संग्रह है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है। विराम चिन्ह रामेश्वर शुक्ल अंचल दोनों ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं और ये इनका काव्य संग्रह। बोलो। शरणदाता अगेजी का कहानी संग्रह है और शरणार्थी भी अगेजी की रचना। शरणदाता अगेजी की कहानी है और शरणार्थी अगेजी का कहानी संग्रह है। ठीक है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। शरणागत इनकी वृंदावन लाल वर्मा की। शिखर से सागर तक राजकमल राय की जीवनी साहित्य की रचना है। शिखर से सागर तक राजकमल राय की जीवनी साहित्य विधा की रचना है। ठीक है, ध्यान से देखना। शिखर से सागर तक और शिखर से सागर तक शिव प्रसाद सिंह का निबंध विधा की रचना है। शिखर से सागर तक शिव प्रसाद सिंह के निबंध विधा की रचना। ठीक है। अगला है श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है। तो श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है, भिखारी दास की रचना है। और श्रृंगार विलास सोमनाथ की रचना है। श्रृंगार विलास किसकी रचना है, सोमनाथ की रचना है। ठीक है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है, चिंतामणि की रचना है। और श्रृंगार मंजरी यशवंत सिंह की रचना का नाम, श्रृंगार मंजरी यशवंत सिंह की रचना का नाम भी श्रृंगार मंजरी। ठीक है। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की रचना का नाम भी, प्रताप शाही की रचना का नाम भी श्रृंगार मंजरी। ध्यान से देखना। श्रृंगार शिरोमणि ये भी प्रताप शाही की रचना है, श्रृंगार शिरोमणि। ठीक है जी। और श्रृंगार भूषण बेनी परवीन की रचना है। श्रृंगार भूषण वो बेनी परवीन की रचना है। श्रृंगार लतिका द्विज देव की रचना है। श्रृंगार लतिका किसकी रचना है, द्विज देव की रचना है श्रृंगार लतिका। श्रृंगार चालीसा ये भी द्विज देव की ही रचना है। श्रृंगार चालीसा भी द्विज देव की रचना है। चलिए, श्रृंगार बत्तीसी ये भी द्विज देव की रचना है। तो श्रृंगार नाम की रचनाएं देख रहे हैं हम। श्रृंगार लता सुखदेव की रचना है। श्रृंगार लता किसकी रचना है, सुखदेव की। और श्रृंगार सोरठा रहीम की रचना का। श्रृंगार सोरठा किन की रचना है, रहीम की रचना है। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। ठीक है जी। और आगे श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि की रचना है। श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि की रचना है। श्रृंगार शिक्षा
ये वृंद कवि की रचना है। श्रृंगार शिक्षा है वो किन की रचना है? वृंद कवि की रचना है। ठीक है। सह और मात, राजेंद्र यादव का उपन्यास। सह और मात, राजेंद्र यादव का सह और मात। ठीक है जी। और अगला है सह ये मात। सह ये मात, और ये बृजमोहन सिंह का नाटक है। बृजमोहन सिंह के नाटक का नाम है सह ये। ठीक है जी। अगला है वशियत, भगवती चरण वर्मा का नाटक। तो वशियत भगवती चरण वर्मा के नाटक का नाम है वशियत। ठीक है जी। और वशियत धर्मवीर भारती की कहानी। तो भगवती चरण वर्मा का नाटक भी वशियत है और धर्मवीर भारती की कहानी भी वशियत है। ठीक है जी। राग विराग हरिशंकर परसाई की कहानी है। राग विराग हरिशंकर परसाई की कहानी विधा की रचना है। ठीक है। और राग विराग रामविलास शर्मा की रचना भी है और निराला की कविताओं का संग्रह। रामविलास शर्मा की रचना है राग विराग और निराला की कविताओं का इसमें संग्रह किया गया। चलिए, वापसी उषा प्रियबंदा की कहानी, यानी वापसी और उषा प्रियबंदा की कहानी विधा की रचना है। ठीक है जी। और वापसी एकांकी और उदय शंकर भट्ट का एकांक। तो उषा प्रियबंदा की रचना का नाम भी वापसी है और उदय शंकर भट्ट की रचना का नाम भी वापसी है। एक कहानी विधा की रचना है, एक एकांकी विधा की रचना है। चलिए, ये आपने प्रश्नोत्तर थे। तो एक से थे, कल और देखेंगे। एक से प्रश्नोत्तर की श्रृंखला कल और जारी रहेगी। चलिए, कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचनाकार का नाम बताना है। तो लगभग 100 प्रश्नों के लगभग मिलते जुलते नामों वाले हमने देखे थे आज, और कल और देखेंगे, लेकिन वीडियो जारी रहेगा। कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचनाकार का नाम तरह सोमप्रभ सूरी की है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है वो सोमप्रभ की रचना है। ठीक है जी। तर आपके सामने हाजिर है। अगला है ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने? ललित विग्रह राज नाटक की रचना की ललित विग्रह राज। तो ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी राज कवि सोमदेव ने। राज कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की। राज कवि सोमदेव। ठीक है जी। ये बढ़ते हैं। रणमल छंद की रचना किसने? रणमल छंद की रचना की रणमल छंद की रचना की बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रणमल छंद की रचना की श्रीधर ने। श्रीधर ने रणमल छंद की रचना की। इन्होंने की श्रीधर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति किस पंथ के अनुयायी थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति किस पंथ के अनुयायी थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति किस पंथ के अनुयायी थे? शैव पंथ के अनुयायी, यानी शैव पंथ के अनुयायी थे। शिव के उपासक थे विद्यापति। ये किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है जी।
कुमारपाल चरित प्राकृत काव्य की रचना किसने की? कुमारपाल प्रतिबोध हमने देखा था, उसके रचनाकार दूसरे थे, और कुमारपाल चरित रचना है उसके रचनाकार दूसरे हैं। कुमारपाल चरित काव्य की रचना किसने की? हेमचंद्र ने की। हेमचंद्र ने की थी कुमारपाल चरित काव्य की रचना। शब्दानुशासन की रचना किसने की? शब्दानुशासन की रचना, शब्दानुशासन की रचना हेमचंद्र ने की। तो शब्दानुशासन नाम की रचना है, उसको लिखने का काम किसने किया था? हेमचंद्र ने किया था। आदि पुराण की रचना किसने की? आदि पुराण की रचना, आदि पुराण की रचना किस आदि पुराण की रचना करने वाले थे पुष्पदंत। आदि पुराण की रचना किसने की? पुष्पदंत ने की थी आदि पुराण की रचना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है, बोधगान और दोहा इस रचना का संग्रह किसने किया? बोधगान और दोहा रचना का संग्रह किसने किया? रचना का संग्रह किसने किया? किसने किया था बोधगान और दोहा रचना का संग्रह? हर प्रसाद शास्त्री ने किया था बोधगान और दोहा रचना का संग्रह। हर प्रसाद शास्त्री। अगला है, सिद्ध संतों ने अपनी वाणियों की भाषा को क्या कहा? सिद्ध संतों ने अपनी वाणियों की भाषा को क्या कहा? वाणियों यानी वाणियों की भाषा को क्या कहा? सिद्ध संतों ने अपनी वाणियों की भाषा को क्या कहा? इसका उत्तर है संध्या भाषा कहा। संध्या भाषा कहा था सिद्ध संतों ने अपनी वाणियों की भाषा, संध्या भाषा। ठीक है जी। अगला है, नाथ संतों में आदिनाथ किसको कहा गया है? देखिए यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, नाथ संतों में आदिनाथ की बात है कि नाथ संतों में प्रारंभिक संत किसको कहा गया है। नाथ पंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां प्रश्न में नाथ पंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नाथ संतों की बात कर रहा हूं। यानी नाथ संतों में शुरुआत के संत किसको माना जाता है, ये प्रश्न है। आदिनाथ किसको कहा गया है? जालंधर नाथ को कहा गया। यानी शुरुआत के संत कौन है? जालंधर नाथ है। और नाथ पंथ में आदिनाथ किसको कहा गया है? तो भगवान शिव को कहा गया है। प्रश्न देख लीजिएगा। यानी आदिनाथ का मतलब प्रारंभिक नाथ। तो प्रारंभिक नाथ, नाथ संतों के अंदर प्रारंभिक नाथ तो है जालंधर नाथ। और अगर पूछ लिया जाए कि नाथ पंथ में आदिनाथ किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है भगवान शिव को। भगवान शिव को कहा जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना आप। उत्तर पुराण की चौपाइयों की रचना किसने की? उत्तर पुराण की चौपाइयों की रचना किसने की? उत्तर पुराण की चौपाइयों की रचना की थी पुष्पदंत ने। पुष्पदंत ने की थी उत्तर पुराण की चौपाइयों की रचना। ठीक है जी। कपूर मंजरी किसकी रचना है? कपूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की रचना का नाम है कपूर मंजरी। किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है कपूर मंजरी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है, कबीर दास जी का स्वर्गवास कब हुआ? कबीर दास जी का स्वर्गवास कब हुआ था? संवत 1575 में कबीर दास जी का स्वर्गवास, संवत 1575 में कबीर दास जी का स्वर्गवास हुआ था। बबीता जी बहुत बहुत नमस्कार, का स्वागत है।
कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने कब किया? कबीरदास जी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने कब किया था? कब किया था? तो ये किया था 1521 में। 1521 में बीजक के नाम से, और 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रैमानी। 1521 में किया था, बीजक के नाम से किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रैमानी। ये तीनों बीजक के भाग हैं, और बीजक के संकलन करता है धर्मदास। कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का जन्म कब हुआ? देखिए, पुराने जितने भी साहित्यकार हुए हैं, हमारे संत कवि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ज्ञानी गुण ज्ञानी जो हुए हैं, उनके जन्म के बारे में सभी विद्वान एकमत नहीं है। और एकमत नहीं होने का कारण ये था कि पहले हमारे समाज में जन्म पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, कि भाई, यानी जन्म को लिखने की परंपरा या पद्धति नहीं थी। और इसके साथ साथ एक बात और भी थी कि जन्म के बारे में विवादास्पद स्थिति ऐसे आ जाती है ईस्वी सन और ये जो विक्रमी संवत के कांड से भी आ जाती है। पहले हमारी माताएं जो हैं वो इस रूप में याद रखती थी कि आसोज में इसका जन्म हुआ है, भादवा में इसका जन्म हुआ है, कार्तिक में इसका जन्म हुआ है, लेकिन आगे का वो जो संवत वर्ष है वो याद नहीं रखती थी, क्योंकि जन्म लेने के बाद, यानी वो महीना तो याद उनको हमेशा रहता था, जन मृत्यु तक, यानी जब तक वो जीते थे तब तक याद रहता था कि मेरा इस महीने में जन्म हुआ है। लेकिन साल उसमें क्या हो जाता था, हेर फेर हो जाता था। इसलिए सभी के जन्म में क्या है, हमारे साहित्यकार एक सहमत नहीं है। संवत 1456 में माना जाता है कबीरदास जी का जन्म। सुंदरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? सुंदरदास जी संत कवि में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, और इनका जन्म दौसा में हुआ था। और दौसा राजस्थान में है, जयपुर के नजदीक। दौसा जो जिला है अलग, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। संत कवि में सबसे पढ़े लिखे कौन थे? यानी संत कवि में सबसे पढ़े लिखे या सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? इसका उत्तर है सुंदरदास। संत कवि में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर संत कवि का नाम पूछा जाए तो सुंदरदास है। सुंदरदास जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कवि थे। कुतुबन किसके शिष्य थे? कुतुबन किसके शिष्य थे? तो ये शेख बुरहान के शिष्य माने जाते हैं, शेख बुरहान के। ठीक है, सूफी कवि कुतुबन। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? ये कुतुबन की रचना मानी जाती है। मृगावती प्रसिद्ध सूफी काव्य है ये। रतन खान और ज्ञानबोध किसकी रचनाएं हैं? रतन खान और ज्ञानबोध नाम की 2 रचनाएं हैं। एक का नाम रतन खान है, दूसरी का नाम ज्ञानबोध है। किसकी रचनाएं? ये रचनाएं हैं मलुकदास की। दोनों रचनाएं मलुकदास की। आगे बढ़ते हैं। धर्मदास कबीर की गद्दी पर कब बैठे? यानी धर्मदास से वो कबीरदास जी की गद्दी पर कब बैठे थे? कबीरदास जी की गद्दी पर कब बैठे? सर देखिएगा, संवत 1575 में कबीर के परलोकवास, यानी संवत 1575 में जब कबीर जी का देहावसान हो गया, परलोक गमन हो गया, तब कबीरदास जी के स्थान पर उनकी गद्दी पर बैठे थे धर्मदास। ठीक है जी। कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? कबीर के गुरु का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कबीर के गुरु का क्या नाम? कबीर के गुरु का नाम, 2 नामों पर चर्चा आती है हमारे सामने साहित्य में, रामानंद और फकीर शेख तक। ये दोनों
कबीर के गुरु माने जाते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने अध्याय हैं? आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कितने अध्याय हैं? आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, काफी पढ़ा है, और सही गलत का फैसला हो जाएगा कितने अध्याय हैं। और मैंने भी बहुत बार प्रश्नोत्तर में इस चीज का स्पष्टीकरण भी दिया है, पढ़ाया भी है, बताया भी है, तो आप बता दीजिएगा। देखें, चलिए, 12 अध्याय, 12 अध्याय हैं। 11 नहीं हैं किताबों में, 11 लिखे हुए हैं, 11 नहीं है, मैं आपको बता दूं। किताबों में 11 लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से 12 अध्याय हैं। 12वां अध्याय विविध परिप्रेक्ष्य से अज्ञात कवि नाम से है, और सबके अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। डॉक्टर ग्रेसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर ग्रेसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में निश्चितकालीन देखिएगा, डॉक्टर ग्रेसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में निश्चितकालीन कितने कवियों का परिचय दिया है, जिनका काल निश्चित है, यानी समय जिनका निश्चित है। ऐसे कितने कवियों का परिचय दिया? 739 कवियों का परिचय दिया है। 739 उन्होंने निश्चित कवियों के रूप में, कितने कवि माने? 739। ठीक है जी। डॉक्टर ग्रेसन ने 12वें अध्याय में कितने कवियों का परिचय दिया है? अब मैं आपके सामने पूरा बता रहा हूं। कुछ लोग ये कहेंगे कि 11 अध्याय हैं, गुरु जी गलत क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई, पहली बात तो यह है कि गलत नहीं पढ़ा था। फिर मैं आपके सामने पूरा स्पष्टीकरण भी दे रहा हूं कि भाई 12वें अध्याय में कितने कवियों का परिचय दिया है। तो मेरे को कोई सपना थोड़ा ही आ गया कि कितने कवियों का परिचय दिया है। तो अध्याय है तभी तो परिचय दिया है ना। ग्रेसन ने 12वें अध्याय में कितने कवियों का परिचय दिया है? तो ये 112 कवियों का, और इन सबको अनिश्चितकालीन कवि माना है। 112 कवियों का परिचय दिया गया है 12वें अध्याय में, और इन सबको अनिश्चितकालीन कवि माना है। ठीक है जी। निश्चितकालीन कवि और अनिश्चितकालीन कवि, निश्चितकालीन कवियों का परिचय दिया गया है 11 बाकी के अध्यायों में, और अनिश्चितकालीन के जितने जितने 112 कवि हैं उनका परिचय दिया गया है 12वें अध्याय में। और कई किताबों में 11 अध्याय दिए हुए हैं। ये बहुत शानदार प्रश्न बन जाता है। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, और भारत के किसी भी अंचल से तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रश्न आपके लिए काफी मोस्ट होता है। ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता का नाम अपने को बताना है। क्या नाम हो सकता है जी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता? हम काफी प्रश्नोत्तर पढ़ते भी हैं, रोज प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। ऐसी चीजें जब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को के सामने आते हैं तो उससे सोचना पड़ता है कि इसका उत्तर क्या होगा जी। चलिए, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, और नवंबर 1957 में वाराणसी से प्रकाशित। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त की रचना है। नवंबर 1957 में वाराणसी से इस रचना का प्रकाशन हुआ था। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज आपके सामने है। डॉक्टर ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र रूप से डॉक्टर ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र रूप से कब प्रकाशित हुआ? 1889 में प्रकाशित। स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास वो कब प्रकाशित हुआ?
1889 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। क्या डॉक्टर ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास वर्तमान में उपलब्ध है? बहुत ही शानदार सवाल है आपके सामने। क्या डॉक्टर ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास वर्तमान में उपलब्ध है? जिस डॉक्टर ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हम हिंदी साहित्य को जब इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हैं तब से चालू करते हैं, और उसी के बारे में मेरा प्रश्न है कि क्या ये उपलब्ध है वर्तमान में। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी इस बात को जानना जरूरी है कि क्या वो उपलब्ध है। तो साहब नहीं, क्योंकि उसका एक ही बार प्रकाशन हुआ। वो उपलब्ध नहीं है आज, क्योंकि उसका प्रकाशन सिर्फ एक बार हुआ था और वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी बात है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो आज उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका प्रकाशन क्या है, एक ही बार हुआ था। ठीक है जी। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस रचना का अनुदित रूप है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस रचना का अनुदित रूप है? अब बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से एक रचना लिखी, और वो कौन सी रचना का अनुदित रूप है? चलिए जी, कर देखते हैं। डॉक्टर ग्रेसन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, क्योंकि ये ग्रंथ मौलिक रूप में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ये ग्रंथ मौलिक रूप में, मूल रूप में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यानी मूल रूप में जैसा लिखा वैसा का वैसा उपलब्ध नहीं है। यानी इसकी टीका टिप्पणी तो मिल जाएगी, लेकिन मूल रूप में जैसा प्रकाशित हुआ था वो तो उपलब्ध नहीं है। ठीक है जी। डॉक्टर ग्रेस ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय डॉक्टर ग्रेस ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय मूल आधार किस ग्रंथ को बनाया? मूल आधार किस इतिहास ग्रंथ को बनाया था? डॉक्टर ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय मूल आधार किस ग्रंथ को बनाया था? ठीक है, किस ग्रंथ को बनाया था? तो ये बनाया था शिव सिंह सरोज को। शिव सिंह सरोज को बनाया था। शिव सिंह सरोज को उन्होंने शिव सिंह सरोज का आधार लेकर के उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। डॉक्टर ग्रेस ने शिव सिंह सरोज से कितने कवियों का परिचय, देखिएगा, डॉक्टर ग्रेस ने शिव सिंह सरोज से कितने कवियों का परिचय लिया है? यानी शिव सिंह सरोज से कितने कवियों का परिचय उन्होंने उधार लिया है? 886 कवि। 886 कवियों का उन्होंने क्या किया है? परिचय शिव सिंह सेंगर से लिया है। ठीक है जी। शिव सिंह सेंगर है ये, सिंगर नहीं। का शिव सिंह सरोज का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो शिव सिंह सरोज का द्वितीय संस्करण है, उसका प्रकाशन कब हुआ? यानी दूसरा संस्करण है, उसका प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा संस्करण, और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1883 में हुआ था।
शिव सिंह सरोज का जो दूसरा संस्करण है उसका प्रकाशन 1883 में हुआ। बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा जी, बिल्कुल आपको सूचित कर दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है उसके बारे में बिल्कुल सूचित जाएगा। भी पूरी जानकारी लेकर के आपके सामने आप किसी भी वीडियो में पर कमेंट कर देना लाइव में, तो अब देखेंगे। अब फॉरेस्ट गार्ड की मैं आपको ऑथेंटिक डेट लेकर बता दूंगा। ठीक है बबीता जी, चलिए अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे। मैं देख करके आपको कंफर्म न्यूज देख करके बताऊंगा, बिल्कुल देख करके ही बताऊंगा। हिंदी साहित्य, आगे प्रश्न पढ़ते हैं और मैं आपको बिल्कुल देख करके कंफर्म न्यूज दे दूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले कवियों का काल कर्मानुसार विवरण किसने दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले कवियों का काल कर्मानुसार विवरण किसने दिया था? डॉक्टर ग्रेसन ने दिया था काल कर्म। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम कवियों के काल कर्मानुसार विवरण की बात देखें तो सबसे पहले ये विवरण दिया था किसने? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहली बार काल विभाजन का प्रयास है वो किसने किया था? किसने किया था काल विभाजन का प्रयास? काल विभाजन का प्रयास किया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया और उन्होंने अपने काल विभाजन का एक तरह से प्रयास करते हुए अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में उन्होंने विभाजित किया। 12 भागों में विभाजित किया। ठीक है जी। किस इतिहासकार ने प्रत्येक कवि को एक एक अंक दिया है? यानी हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने प्रत्येक कवि को एक एक अंक दिया था, यानी एक एक अंक नाम दिया था? कौन सा साहित्यकार है? तो वो था डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में एक एक कवि को एक एक अंक दिया था। मिस्र बंधु विनोद की रचना का समय कब का माना जाता है? मिस्र बंधु विनोद है उसकी रचना का समय कब का है? कब का है जी रचना का समय? मिस्र बंधु विनोद की रचना का समय कब का माना रचना का समय माना जाता है सन 1913। सन 1913 माना जाता। ठीक है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास को किस का व्यवस्थित रूप माना? हिंदी साहित्य के इतिहास को किसका व्यवस्थित रूप माना जा सकता है, कहा जा सकता है? ये शिव सिंह सरोज का व्यवस्थित रूप कहा जा सकता है। यानी शिव सिंह सेंगर की रचना जो शिव सिंह सरोज है उसका व्यवस्थित रूप कहा जा सकता है किसको? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदी। ठीक है जी। कारसद तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम भाग में कितने कवियों का परिचय दिया गया है? कारसद तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये प्रथम भाग में कितने कवियों का परिचय दिया गया? पहले भाग में कितने कवियों का परिचय दिया गया है? पहले भाग में 738 कवियों का परिचय दिया गया है। ठीक है जी, 738 कवियों का परिचय पहले भाग में दिया गया है। कारसद तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय संस्करण में
का द्वितीय संस्करण, देखिए कारसे दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय संस्करण, दूसरा संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। यानी दूसरा संस्करण, पहला है वो अलग, और दूसरा संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ। बहुत ही शानदार जानकारी है, ये ध्यान रखना। और ये हुआ है 3 भागों में प्रकाशित। ठीक है, 3 भागों में प्रकाशित हुआ था दूसरा संस्करण। प्रथम और द्वितीय भाग में प्रथम और द्वितीय भाग 1870 में। सही है क्या? तो ना तीसरे भाग की बात कर रहे हैं हम, प्रथम द्वितीय तीसरे, और वो क्या दूसरे संस्करण की बात कर रहे हैं, पहला संस्करण की बात नहीं कर रहे हम। पहले संस्करण की बात अलग है, प्रथम और द्वितीय भाग यानी दूसरा संस्करण जो निकला था तो 3 भागों में प्रकाशित हुआ उसकी बात। तो प्रथम और द्वितीय 1870 में, और तृतीय भाग 1871 में पेरिस से प्रकाशित हुआ। अब आप ये कहोगे कि ये क्या माजरा है, क्या गड़बड़ है, ऐसी हमने और ही पढ़ा है भाई। ये दूसरा जो संस्करण हुआ था ना, वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। दूसरा संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ, और उस 3 भागों में से 2 भाग प्रथम और द्वितीय है वो 1870 में, और तीसरा भाग 1871 में पेरिस से प्रकाशित हुआ। ठीक है, आई बात समझ में जो भी देख रहे हैं। प्रथम भाग में अब देखिए हमारे सामने पूरी चीज आएगी। प्रथम भाग में 1223 कवियों का विवरण है। आंखें खोलने वाली स्थिति देखिएगा। गार सदर तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास को छोटा मानने वाले, कोई कहता है 72 का परिचय दिया, कोई कितना कोई कितना। तो प्रथम भाग में 1223 कवियों का विवरण है। जो द्वितीय संस्करण है उसकी बात हो रही है। प्रथम भाग में 1223 कवियों का विवरण, द्वितीय भाग में 1200 कवियों का विवरण। तो 2400 कितने हो गए, 2423, दोनों में 2423 हो गए ना। ठीक है, 2423 कवि तो हो गए। आगे बढ़ते, और तृतीय भाग में 801 कवियों का विवरण। तो कितने हुए, 801 मतलब 2400 और 800 3224 कवि हो गए तीनों में। तो 3224 कवियों का विवरण तीनों भागों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, कुल 3224 कवि और लेखकों का विवरण है। द्वितीय संस्करण की बात हो रही है। 3224 कवि और लेखकों का इसमें क्या किया गया है, विवरण दिया गया है। हम जो पढ़ते हैं उसको दुरुस्त पढ़ें, सही तरीके से पढ़ेंगे तो हमें और हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसमें जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा जानकारी निकलती जाएगी। इसका विस्तार अनंत और अथाह है, कोई इसमें पूर्ण नहीं है। कोई कहे कि मैं पूर्ण हूं, मैं पूरा ज्ञानी हूं, ऐसा कोई भी नहीं है। शिव सिंह सरोज का प्रथम प्रकाशन कब हुआ, देखिएगा। जो भी देख रहे हैं वो जानकारी को सही कीजिएगा। प्रथम प्रकाशन कब हुआ, हमारे सामने जो आता है वो चीज दूसरी है। प्रथम प्रकाशन हुआ था 1878 में। तो आप कहोगे ये क्या गड़बड़ है, झूठ क्यों पटा रहे हो भाई, रियल है ये। प्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ था, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो द्वितीय संस्करण है, दूसरा प्रकाशन है। वो दूसरा प्रकाशन हमारे सामने आता है कि उसका प्रकाशन कब हुआ, दूसरा प्रकाशन है। पहला प्रकाशन 1878 में हो चुका था,
लेकिन उत्तर जब आए तब हमें दूसरा ही करना पड़ेगा, पहला नहीं कर सकते, कि उसमें थोड़ा बहुत क्या है, एक यानी थोड़ा बहुत करेक्शन करके और फिर छापा गया है। परिनिष्ठित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? परिनिष्ठित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? किसने कहा था? परिनिष्ठित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। ठीक है। आदिकाल की सामग्री का विवेचन करते हुए, आदिकाल की सामग्री का विवेचन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? यानी आदिकाल की सामग्री का उल्लेख करते आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? कितने ग्रंथों का उल्लेख किया भाई? कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो ग्रंथों का उल्लेख किया हुआ है चार ग्रंथ, चार ग्रंथों का उल्लेख किया उन्होंने। राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश की रचनाओं को क्या कहा? राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश की रचनाओं को क्या कहा? क्या कहा जी? हिंदी की रचनाएं कहा। हिंदी की रचनाएं कहा था राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश की रचनाओं, हिंदी की रचनाएं। राहुल सांकृत्यायन ने किसको प्रमुख कवि माना? राहुल सांकृत्यायन ने किसको प्रमुख कवि माना है? शंभू को प्रमुख कवि माना, और पौंचर्य को हिंदी का सर्वोत्तम ग्रंथ माना। देखिएगा, स्वयंभू को यानी क्या माना? स्वयंभू को क्या माना? प्रमुख कवि। और पौंचर्य को हिंदी का सर्वोत्तम ग्रंथ माना। पौंचर्य को। बहुत ही शानदार प्रश्न बन रहा है ये। ठीक है जी। सरपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? सरपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? सरपा को हिंदी का प्रथम कवि सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल ने सरपा को हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है जी। 252 वैष्णव की वार्ताएं रचनाओं में किस पर 252 वैष्णव की वार्ताएं रचनाओं में किस पर प्रकाश डाला गया है? किस पर प्रकाश डाला गया है? किस पर प्रकाश डाला गया है? 252 वैष्णव की वार्ताओं रचना में किस पर प्रकाश डाला गया है? पुष्टि मार्ग के संतों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। पुष्टि मार्ग के संत है, उनकी जीवनी पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया। ठीक है जी। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु साहिब की अर्जुन देव ने। सतकवि गिरा सतकवि गिरा विलास किसकी रचना है? सतकवि गिरा विलास किसकी रचना है? सतकवि गिरा विलास किसकी रचना है? तो ये रचना है बलदेव की। कवि नामावली किसकी रचना है? कवि नामावली सूदन की रचना का नाम है कवि नामावली। सूदन की रचना है कवि नामावली।
कवि नामावली किसकी रचना है? अगली रचना कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी की रचना का नाम है कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी की, कालिदास त्रिवेदी की रचना का नाम है कालिदास हजारा। शिव सिंह सेंगना ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किसको आधार बनाकर लिखा? शिव सिंह सरोज किसको आधार बनाकर लिखा? कालिदास हजारा को आधार बनाकर लिखा, कालिदास हजारा को आधार बनाकर लिखा गया था। ठीक है जी। भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली और किसकी रचना है? भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली गुरुदास की रचना, गुरुदास की रचना है भक्त नाम। और अगला है, भक्त नामावली में कितने भक्तों का परिचय है? भक्त नामावली में कितने भक्तों का परिचय दिया गया है? भक्त नाम में 116 भक्तों का परिचय दिया गया, भक्तों ने किया गया है, तो 16 भक्तों। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए साथ में।